अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ बिलाल सफ़र हमारा कनाडा से। आज आपको अपडेट करना चाहता हूँ 17 डेज़ जो गुज़र चुके हैं हमें कनाडा आए हुए। पाकिस्तान से कनाडा आकर अब तक मैंने क्या किया है और कैसी जा रही है जॉब सर्च, कैसे अप्लाई कर रहा हूँ, क्या हो रहा है क्या नहीं, सब आपको आज की इस वीडियो में मैं ब्रीफ करूँगा। आप तो जानते ही हैं कि हम 4 बंदों की फैमिली पाकिस्तान से इमिग्रेट करके कनाडा आए हैं ऑन परमानेंट रेजिडेंस वीज़ा। आ तो हम लोग गए हैं, लेकिन यहाँ पर अब हमारे सामने जो चैलेंजेस हैं वो ये है कि यहाँ पर सरवाइव कैसे करना है, क्योंकि ये मुल्क बहुत महंगा है। पाकिस्तान में भी खैर महंगाई बहुत हो चुकी है, और अगर पाकिस्तान की इनकम के हिसाब से चीज़ों के रेट्स को देखा जाए तो पाकिस्तान में यहाँ से भी ज़्यादा महंगाई है। यहाँ पर महंगाई ज़रूर है, लेकिन उसी हिसाब से यहाँ की पेज भी ज़्यादा है, इसलिए वो इफ़ेक्ट ऑफसेट हो जाता है। लेकिन बहरहाल मेरे लिए तो ये मानी खेज तब होगा जब मैं यहाँ पर खुद कमा रहा हूँ यहाँ से जॉब करके। तो उस सिलसिले में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी क्या चल रहा है। अच्छा, जब कोई भी फैमिली इंडिया, पाकिस्तान या कहीं से भी इमिग्रेट करके कनाडा आती है तो उसे कम अज़ कम 2.5 से 3 महीने जॉब मिलने में लग जाना आम सी बात है, बहुत नॉर्मल बात है। हमारे केस में हम लोगों ने ये जॉब सर्च बहुत जल्दी स्टार्ट कर दी है। यानी मैंने हिना भी शायद आगे जाकर जॉब करे, लेकिन फ़िलहाल उसके ऊपर बच्चियों की ज़िम्मेदारी इतनी बड़ी है कि वो उसको पस पर्दा डालकर जॉब में झोंकना नहीं चाहती। वो अपना 100% टाइम बच्चियों को ही देना चाहती है। मैं समझता हूँ कि ज़िम्मेदार पेरेंटिंग भी यही है कि आप खुद अपने बच्चों की देखभाल करें, क्योंकि अगर आप अपने बच्चों को किसी डे केयर सेंटर में डाल के खुद जॉब कर रहे हैं तो हमारे हिसाब से वो उतना सेफ नहीं है, उतना अच्छा नहीं है बच्चों के लिए, जितना ये कि आप खुद अपने बच्चों की निगहदाश्त करें। तो हिना को तो घर पर होना ज़रूरी है ही। जहाँ तक रही मेरी बात, तो मैं डेफिनेटली जॉब सर्च कर रहा हूँ, और इसमें एक आप लोगों से दरख्वास्त है कि एक दफ़ा दुआ कर दीजिए कि इंशाल्लाह आपके भाई को जल्द से जल्द जॉब मिल जाए, ताकि मैं आप लोगों को अपडेट कर सकूं कि किस किस्म के काम होते हैं यहाँ पर, कैसे पैसे कमाए जाते हैं, किस काम में कितना पैसा रखा है, और कैसा वर्क लाइफ बैलेंस होता है कनाडा में। पाकिस्तान के हालात तो आप लोग जानते ही हैं कि दिन ब दिन बद से बदतर ही होते चले जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ महंगाई। रुपया गिरता चला जा रहा है, यूएसडी के मुकाबले में सोने की कीमत बढ़ती चली जा रही है, तेल की कीमत बढ़ती चली जा रही है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा हो गया है पाकिस्तान में इन्फ्लेशन की वजह से। इन्फ्लेशन कनाडा में भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर कमाने के मौके भी बहुत ज़्यादा हैं। तो अभी तो मुझे पाकिस्तान से कनाडा आए हुए सिर्फ 17 दिन ही हुए हैं। आप जानते ही हैं कि मैं 17 तारीख को आया था, 17 फरवरी 2023 को, और फरवरी खुद 28 दिनों का था। उसके बाद अभी ये वीकेंड ख़त्म हुआ है, तो आज 5 मार्च को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो लगभग 17 दिन ही हुए हैं। तो 17 दिन की ये प्रोग्रेस रही है कि शुरू में तो इंतहाई ज़्यादा जेट लैग था। पाकिस्तान में जब दिन होता है यहाँ पर रात होती है, यहाँ दिन होता है वहाँ रात होती है, तो वो स्लीप साइकिल एडजस्ट होने में फिर शुरू में आते ही मेरा गला पकड़ा गया बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम हार्श एंड कोल्ड वेदर। तो उन सारी चीज़ों से डील करते तकरीबन कम अज़ कम 8 से 9 दिन गुजर गए। उसके बाद जो हमने पेशरफ्त करना शुरू की, तो सबसे पहले अपने हेल्थ कार्ड्स बनवाए और अपने सोशल इंश्योरेंस नंबर्स बनवाए, बैंक अकाउंट्स खुलने के लिए अपॉइंटमेंट्स ली, सिम्स ली, मोबाइल्स लिए, और मैं रिक्रूटमेंट एजेंसी के पास गया। यहाँ बहुत सारी रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं और उसका भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। जब मैं रिक्रूटमेंट एजेंसी गया तो वो एक बड़ा सा ऑफिस था जिसमें तकरीबन 5-6 वर्कर्स बैठे हुए थे, सभी कैनेडियंस थे। और जब एक आप सोचिए इदारा कनाडा जैसे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में है ऐसा, जिसमें एक बड़ा सा ऑफिस है और 4-5 लोग बैठे हुए हैं सिर्फ आपको असिस्ट करने के लिए, आपका मसला सुनने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि वो हर केस को बहुत सीरियसली लेते हैं और ये इंश्योर करने की कोशिश करते हैं कि जो बंदा हमारे पास आया है उसका मसला हम हल करें। तो उन्होंने मेरे से मेरा पूरा बायोडाटा लिया, मेरे इंटरेस्ट्स पूछे, मेरी एजुकेशन, मेरा फॉर्मर एक्सपीरियंस, मैं क्या करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मौके हैं। इवन के जो फ्रेशली आते हैं इमिग्रेंट्स, परमानेंट रेजिडेंट्स, यूनिवर्सिटीज़ उनको फ्री कोर्सेज भी ऑफर करती हैं ताकि उनकी ओरिएंटेशन हो जाए, कनाडा की मार्केट की उनको समझ आ जाए।
और कनाडा के जॉब रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अपनी स्किल्स को वो अपग्रेड भी कर सकें। तो उन्होंने मुझे पूछा कि मैं क्या करना चाहता हूँ फ्यूचर में जाके, और मैंने उनके साथ अपने प्लान्स शेयर किए। उन्होंने मुझे बताया कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से फ्री कोर्सेज मिल रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने बताया कि हमारी वेबसाइट पर जॉब्स हैं, आप उनको अप्लाई करें तो हम डायरेक्टली आपको कनेक्ट कर देंगे एम्प्लॉयर्स के साथ। और उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दी है। मेरी उनसे मुलाकात हुई थी 4 दिन पहले, तो उन्होंने परसों की मुझे अपॉइंटमेंट दी हुई है। उन्होंने कहा था कि 1 हफ्ते बाद आप हमारे पास आइएगा, और जब तक इंशाल्लाह मुझे जॉब मिल नहीं जाती वो इस केस को टेकअप किए रखेंगे। और ये तो इट्स जस्ट वन रिक्रूटमेंट एजेंसी जिसकी बात मैंने अभी तक की है। यहाँ पर ऐसी बहुत सी रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, और ये एक डेवलप्ड मुल्क है जिसमें सिस्टम्स इस तरह से हैं कि अगर कोई अनएम्प्लॉयड होता है तो वो रिक्रूटमेंट एजेंसीज के पास जाता है। रिक्रूटमेंट एजेंसीज हेल्प मेक श्योर कि उस बंदे को जल्द से जल्द जॉब मिल जाए। उसके अलावा मैं जॉब्स अप्लाई कर रहा हूँ किन वेबसाइट्स पर, उनके आपको नाम मैं बता देता हूँ। एक मैं इंडीड पर मैं जॉब्स सर्च कर रहा हूँ। उसके अलावा लिंक्डइन पे जॉब्स सर्च कर रहा हूँ। jobbank.gc.ca बहुत अच्छी वेबसाइट है, वहां पर जॉब्स आप ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा कंपनी वेबसाइट्स पर जाकर आपको जॉब तलाश करनी होती है। और ये मैंने आपको वेबसाइट्स बताई। इसके अलावा रिक्रूटर्स में अगर आप जाना चाहते हैं तो लेदरवुड बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट एजेंसी है। उसके अलावा रैंडस्टैड और भी बहुत सारे, मैं कुछ नाम वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा, जरूर चेक कर लीजिएगा। अपने इलाके में जो नजदीक तरीन उनकी ब्रांच हो उसको विजिट करें। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं उनको जाकर अपनी सिचुएशन बताएं और वो आपकी हेल्प करेंगे। अच्छा, इन चीज़ों के अलावा मतलब मैं रिक्रूटमेंट एजेंसी के पास भी गया, उन्होंने भी अपॉइंटमेंट दी हुई है। उन्होंने जहाँ जहाँ सीवी फॉरवर्ड करने के लिए कहा था वहाँ वहाँ मैंने फॉरवर्ड कर दिया। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि जब आप सीवी कहीं पर भी फॉरवर्ड करते हैं तो जो एम्प्लॉयर है या रिक्रूटर है, दे टेक टाइम टू रिस्पॉन्ड। कोई भी रिक्रूटर ऐसा नहीं होता कि आपने सीवी भेजी और उसी रोज आपको रिस्पॉन्ड करते, मतलब कर भी सकता है, लेकिन नॉर्मली ये होता है कि दे टेक टाइम, कम से कम 1, 2 या 3 हफ्ता लेकर, और उसके बाद वो रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि वो सारी एप्लीकेशंस देख लेना चाहते हैं। उसके बाद उनका रिस्पॉन्स का प्रोसेस शुरू होता है। सो अगर अभी तक मुझे जॉब नहीं मिली इन द फर्स्ट 17 डेज, ये बहुत ही नॉर्मल है, क्योंकि यहाँ पर मेरे से पहले जो आए हुए लोग हैं उनसे भी मेरी बातचीत हुई। किसी को 2 महीने बाद जॉब मिली तो किसी को 2.5 महीने बाद जॉब मिली। और जहाँ तक पैसों का ताल्लुक है तो ये जो मैंने आपको बताया था कि 4 बंदों की फैमिली से गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ये रिक्वायर करती है कि वो अपने साथ $24,733 या लेकर आएँ, या उनकी एक्सेस होनी चाहिए इतने पैसों तक। तो ये जो पैसे हैं, अगर आप सोच समझ कर खर्च करते हैं, आप फालतू की डाइनिंग आउट नहीं करते, आप फालतू का घूमना फिरना नहीं करते, बल्कि अपनी ज़रूरियात पर खर्च करते हैं, तो ये पैसे कम से कम आपको 5 महीने आसानी लास्ट कर जाएंगे। आज की महंगाई के दौर में भी, जबकि 1800 एक बेसमेंट का किराया हम पे कर रहे हैं, और नॉर्मली $2,000 तक आप समझें कि आप अगर नए इमिग्रेंट के तौर पर आएंगे तो आप कोई सी भी बेसमेंट लेते हैं, इवन 2 बेड बेसमेंट भी लेते हैं, वो भी आपको 2,000 से कम में नहीं मिलेगी। तो 2,000 कैनेडियन डॉलर्स रेंट, जो मोस्ट ऑफ योर एक्सपेंस होता है। उसके अलावा जो ग्रोसरी है, वो पूरे महीने की ग्रोसरी और बाकी चीज़ें लेना, वो सब कुछ आपके कुल मिला के मैं समझता हूँ कि $1,000 से ऊपर तजावुज़ नहीं करेंगे। तो अगर आप खाली रेंट पे करते हैं और अपना खाना पीना करते हैं, तो आपका मंथली एक्सपेंस हमारी फैमिली का, मैं नहीं देखता कि किसी भी तरह से इंशाल्लाह 3200 कैनेडियन डॉलर से ऊपर जाएगा। अभी तो हम लोग नए नए आए थे, तो फर्स्ट टाइम या वन टाइम एक्सपेंसेस काफ़ी इस किस्म के थे जो हमें करने पड़े। फॉर एग्जांपल उसमें फर्नीचर आता है, जो हमने तो लिया भी नहीं, लेकिन बहुत सी फैमिलीज होती हैं उनके पास बिल्कुल फर्नीचर नहीं होता, तो उनको फर्नीचर लेना पड़ता है। दिस इज वन टाइम एक्सपेंस जो आपको शुरू में करना ही होगा। तो जिस दिन आए तो ये एक क्वीन साइज बेड विद मैट्रेस और एक ये छोटा मैट्रेस पहले से लगा कर रखा हुआ था। वही जो हमारी फ्रेंड है जिन्होंने हमारा साथ दिया है और हर जगह हमें लेकर जाती हैं, तो उन्होंने ये पहले से अरेंज करके रखा हुआ था। इसके अलावा बाकी लैंडलॉर्ड ने जो चीज़ें दी वो आपको फिर किसी वीडियो में दिखाऊंगा। तो ये हमें खुद से ख़रीदना नहीं पड़ा। हमने जो वन टाइम एक्सपेंसेस किए वो ये थे कि हमने एयर फ्रायर लिया, हमने सैंडविच मेकर लिया, उसके अलावा हमने फूड फैक्ट्री ली। और वी डू नॉट रिग्रेट दीज थिंग्स, बिकॉज एक ये बात है कि अपनी चादर देखकर इंसान पाँव फैलाता है। हाँ, अभी हमारे पास जॉब नहीं है, लेकिन ऑनलाइन सोर्सेज ऑफ इनकम जैसे पहले थे। और उसके अलावा ये जो चीज़ें इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, जैसे एयर फ्रायर है वो $100 में हमें मिल गया, और जो फूड फैक्ट्री है वो 200 कैनेडियन डॉलर्स में मिली। लेकिन ये वन टाइम एक्सपेंसेस हैं। अब एयर फ्रायर हमने लिया है, आपको इसी वीडियो में आगे जाकर दिखाऊंगा, इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। आगे वैसे भी रमज़ान आ रहा है, आप एयर फ्रायर नहीं भी लेंगे तो भी आपने तेल तो लेना है डीप फ्राई करने के लिए चीज़ों को, वो अनहेल्दी भी है। तो ये एक सूटेबल हेल्दी ऑल्टरनेटिव के तौर पे हमने लिया और ठीक किया।
तो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव ये चीज़ें नहीं है, बट वन टाइम एक्सपेंसेस थे जो हमें ये करने पड़े। इसके अलावा जो वन टाइम एक्सपेंसेस हैं वो ये है कि जैसे अभी मैंने ड्राइविंग टेस्ट की फ़ी पे की है 160 कैनेडियन डॉलर्स, तो वो भी वन टाइम एक्सपेंस है, मुझे हर रोज़ तो नहीं करनी है, एक ही दफ़ा करनी थी सो कर दी। वन टाइम एक्सपेंस में वो सारी ग्रोसरी भी है जो शुरू में आप आते हैं तो वो हर चीज़ पूरी अपनी करते हैं, जैसे जिसमें आटा, चावल, घी, ऑयल, चीनी, पत्ती, दूध, मुर्गी, गोश्त, सॉसेजेस एक दफ़ा आपको शुरू में लाना पड़ता है, फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे चीज़ें ख़त्म होती रहती हैं आप लाते रहते हैं। लेकिन वन टाइम हमें शुरू में वो करना पड़ा, इस वजह से हमें एकदम से वो ग्रोसरी करनी पड़ी। फिर वन टाइम एक्सपेंस ये था कि जहाँ पर हमने अपनी अकोमोडेशन रेंट की है वहाँ पर हमें लास्ट मंथ का रेंट पहले से पे करना पड़ता है। जैसे पाकिस्तान में सिक्योरिटी का सिस्टम है, 1 महीने की सिक्योरिटी आप देते हैं और 1 महीने का किराया देते हैं। तो यहाँ पर उसी तरीके से सिक्योरिटी की जगह लास्ट मंथ बिल होता है, वो हमने लास्ट मंथ रेंट पहले से पे कर दिया, तो वो भी वन टाइम एक्सपेंस था। बल्कि वो जब आखिरी महीना होगा तो हमें थोड़ी सहूलत ये हो जाएगी कि हमें वो नहीं पे करना पड़ेगा। तो शुरू में इस वजह से किराए की मद में काफ़ी निकल गई। एक तो 15 फरवरी टू 28 फरवरी के $900 मैंने पे किए और लास्ट मंथ रेंट मैंने 1800 पे किया, तो ये $2700 चले गए। इसके अलावा फिर अभी मार्च शुरू हुआ तो $1800 इसके पे किए। तो इस वजह से आते साथ ही आपके इकट्ठे पैसे निकलते हैं, लेकिन पैसे खर्चने की या निकलने की स्पीड उसके बाद से ज़रा स्लो होने लग पड़ती है। पूरा महीना है वो गुजरेगा तो फिर मुझे इंशाल्लाह अप्रैल का रेंट पे करना है, फिर पूरा महीना गुजरेगा तो मुझे मई का पे करना है। तो शुरू में एकदम से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं, फिर उसके बाद जब एक दफ़ा वो हो चुकते हैं फिर दे स्टार्ट स्लोइंग डाउन और आगे जाके आपके एक्सपेंसेस कुछ कंट्रोल में आने लग पड़ते हैं। अब शुरू के ये जो 17 डेज गुजरे हैं इनमें बाकी जो चीज़ें मैंने आपको गिनवाई हैं, यानी हमने सोशल इंश्योरेंस नंबर लिया, हेल्थ कार्ड्स लिए, बैंक अकाउंट्स के लिए अपॉइंटमेंट्स ली, सिम्स ली, मोबाइल्स लिए। उसके अलावा हमने ये किया है कि ड्राइविंग टेस्ट के लिए हमने फ़ी पे की है और उसकी अब तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें एक वक्त पर चल रही हैं, ख़ास तौर पे मेरे साथ, जो मैं आपके साथ शेयर नहीं करता, आपके साथ मैं उसका सम अप कर देता हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ या अपनी डेली लाइफ दिखाता हूँ। लेकिन एट द बैक एंड व्हाट आई एम डूइंग इज के आई एम अप्लाइंग फॉर जॉब्स इंडीड, लिंक्डइन और जितनी भी वेबसाइट्स हैं उन पर। उसके अलावा मैं साथ साथ ड्राइविंग टेस्ट की तैयारी कर रहा हूँ। मतलब मैं सुबह उठता हूँ और नमाज वगैरह पढ़ के सारी चीज़ें करके एक तो घर वालों से बात करता हूँ मैं। उसके बाद सारे दिन की रूटीन ये होती है कि बस जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, उधर से थक गया तो ड्राइविंग टेस्ट की तैयारी करने लग पड़ना है, उधर से थक गया तो वापस जॉब्स के लिए अप्लाई करने लग पड़ना है, वहाँ से थक गया तो वापस ड्राइविंग टेस्ट की तैयारी करने लग पड़ना है। क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक ही वक्त पे बहुत ज़रूरी हैं और अभी मेरे पास मैक्सिमम टाइम है कि मैं ड्राइविंग टेस्ट की भी तैयारी कर लूँ। तो ड्राइविंग टेस्ट का सिलसिला ये होता है कि शुरू में मुझे G1 लाइसेंस मिलेगा जब मैं रिटन टेस्ट दे दूंगा, क्लियर कर दूंगा। रिटन टेस्ट 40 क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होता है, जिसमें 2 सेक्शंस होते हैं, एक साइंस और सिंबल्स के मुतालिक होता है और दूसरा जनरल नॉलेज के मुतालिक होता है। तो अगर मैं वो क्लियर कर लेता हूँ तो मुझे G1 लाइसेंस मिल जाएगा, जिसके बाद मैं गाड़ी चला सकूंगा, लेकिन मेरे साथ फ्रंट सीट पर कोई एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर होना चाहिए, जिसके पास कम से कम 4 साल के ड्राइविंग का तजर्बा हो या इस किस्म की कोई शर्त है, वो आप खुद रिसर्च कीजिएगा। फिर उसके बाद मैं जब ड्राइविंग टेस्ट दे देता हूँ, मतलब रोड पर जाकर, तो फिर मुझे G2 लाइसेंस मिल जाएगा और फिर मैं अगर हाईवे पर उसके बाद एक टेस्ट देता हूँ तो फिर मुझे फुल G लाइसेंस मिल जाएगा, जिसके बाद मैं कहीं भी ड्राइव कर सकूंगा इंशाल्लाह। तो क्योंकि मैंने पाकिस्तान में भी गाड़ी चलाई हुई है, मेरे पास 10 से ज़्यादा सालों का तजर्बा है, तो इंशाल्लाह मुझे G1 से फुल G में जाने में वक्त नहीं लगेगा। मैं उसके बाद फ़ौरन से अप्लाई करके और शायद कुछ मुझे लर्निंग क्लासेस लेनी पड़े और फिर मैं वो ले लूँगा फुल G लाइसेंस। एक बार आपके पास गाड़ी आ जाती है तो उसके बाद ना सिर्फ आपके जॉब प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी ब्राइट हो जाते हैं, बल्कि गाड़ी को यूज़ करते हुए आप बहुत से तरीक़ों से पैसे कमा सकते हैं यहाँ पर। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त मुल्क है जिसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको बहुत हार्ड वर्किंग होना पड़ता है, जो कि जब आप ये सोच कर आते हैं कि आप अपना सब कुछ छोड़कर एक नए मुल्क में आए हैं, वहाँ पर आप मेहनत ही करने आए हैं, फिर आपको घर में बैठ के मज़ा ही नहीं आता। ऐसा नहीं है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे उसमें तंगी फील हो रही है, एक्चुअली मुझे अब मेहनत करके सही फील होगा, क्योंकि आई नो कि इसके अलावा अब और कोई चारा नहीं। मैं अब आ गया हूँ यहाँ पे, ये बहुत बड़ी प्रिविलेज है। अब बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ आना चाहते हैं लेकिन उनके बस में नहीं है, या इतने पैसे नहीं है उनके पास, या उनकी एज वो नहीं रही, या वो ज़राए नहीं है, या जो भी है, लेकिन वो आ नहीं सकते। तो मुझे अगर अल्लाह ताला इस जगह पर लेकर आया है तो एक तो ये बहुत ही खुशकिस्मती की बात मैं समझता हूँ। आप समझते होंगे कि मैं जो वीडियोस अपलोड करता हूँ कि मैं बर्फ़ से फिसल रहा हूँ या यहाँ पर बहुत सर्दी है तो मैं उससे बड़ा उकता गया हूँगा, मुझे वो चीज़ 1% भी बॉदर नहीं करती। मेरे लिए वो मैटर ही नहीं करता, वो मसाइल में से मसाइल मैं काउंट ही नहीं करता उनको।
मेरे लिए सिर्फ एक ये हदफ है अपने यहाँ पर कि मुझे यहाँ पर सेटल होना है और होकर रहना है इंशाल्लाह। और उसके लिए आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। आप लोगों के दुआओं की अपील है, नीचे आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा वीडियो में। और अगर आप कुछ कर सकते हैं मेरे लिए तो वो बस इतना है कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उसको थम्स अप दे दिया करें, वीडियो पूरी देख लिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को शेयर कर दिया करें। आप इतना कर सकते हैं मेरे लिए। अगर आप यही करते हैं तो इंशाल्लाह होपफुली ये चैनल भी बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाएगा और यूट्यूब से भी इनकम आएगी और मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरे चैनल की खास बात यही है कि ये मेरी अपनी आप बीती है, मेरी अपनी ज़िंदगी से मुतल्लिक है। तो जो भी डेवलपमेंट्स होंगी वक्त के साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा कि यूट्यूब से कितनी कमाई होती है रेगुलरली अगर आप कंटेंट बनाते रहते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस आपको कैसे मिलता है, उसमें क्या क्वेश्चंस पूछे गए मुझसे, कितनी उसमें फीस लगी टोटल, फिर ड्राइविंग के बाद गाड़ी कितने की मिलती है, हर चीज़ आपको मैं अपडेट करता रहूँगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। पाकिस्तान की निस्बत यहाँ पर सब कुछ हमें बहुत मुश्किल इस वजह से महसूस हो रहा है। पाकिस्तान में भी हमारे ऊपर एक बहुत टफ फेज़ आया था जब हम अपने घर में शिफ्ट हुए थे, तो नए सिरे से हमें सारा फर्नीचर लेना पड़ा था, सारे कनेक्शंस इस्टेब्लिश करने पड़े थे, एक नए इन्वायरमेंट में, नए माहौल में हमें एडजस्ट होना पड़ा था। लेकिन वहाँ पर हमारे साथ हमारे रिश्तेदार थे, हमारे अपनों का साथ था, जिन्होंने हमारा ख्याल रखा। उनके वर्कर्स ने हमारी सारी शिफ्टिंग की, उनकी इमोशनल सपोर्ट होती थी, उनकी हर तरह से सपोर्ट होती थी। और यही मेन चीज़ होती है जो इसका इंसान को सहारा होता है। अब जैसे छोटी बच्चियां थी तो हिनाज मदर हैज़ ऑलवेज बीन देयर, उन्होंने हमेशा किया और वो कर सकती थी। तो ये चीज़ है कि वहाँ पर इस वजह से चीज़ें काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाती थी। अब जब हम यहाँ पर आए हैं तो एक तो ये कॉम्प्लिकेटेड इस वजह से हो गया कि यहाँ पर हमारे पास कोई भी नहीं है, मतलब हमारा कोई अपना नहीं है, किसी की इमोशनल सपोर्ट हमारे साथ नहीं है। हम अगर यहाँ पर सक्सेसफुल होते हैं उससे यहाँ पर रहने वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर हम यहाँ पर नाकाम होते हैं उससे यहाँ पर रहने वालों के कानों पर जूं भी नहीं रेंगेगी, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब जो है हम हैं, हमारे अपने बारे में सब कुछ, और हमारी इस छोटी सी फैमिली के अलावा यहाँ पर हमारा आगे देख रेख वाला कोई नहीं है। हाँ, वो लोग हैं जिन्होंने हमारे लिए अकोमोडेशन देखी या हमारे साथ गए, हमें ले जाकर वो करते हैं। लेकिन थिंग इज कि जिस तरह से आपके अपनों का साथ होता है, आपके पास जो इमोशनल सपोर्ट होती है उनकी, जिस तरह से वो आपके बारे में दिन रात सोचते हैं, फिक्रमंद होते हैं और अपना 100% करने की कोशिश करते हैं, वो किसी और से ना वो चीज़ पॉसिबल होती नहीं है। लेकिन ये है कि यहाँ पर आकर एक इस वजह से कॉम्प्लिकेशन है कि यहाँ पर हमारा कोई है नहीं, और दूसरा ये चीज़ है एक कि हर चीज़ हमें दो दो करनी है। बैंक अकाउंट खुलवाने हैं तो मुझे अपना भी खुलवाना है, हिना का भी खुलवाना है। ड्राइविंग लाइसेंस लेना है तो मुझे भी लेना है, हिना को भी लेना है। और हर लिहाज से मुझे अपने साथ साथ हिना को भी तैयार करना है, बिकॉज पाकिस्तान के रीत रिवाज के मुताबिक हिना वॉज स्टे एट होम मॉम, और उस तरह से उसका लाइफ स्टाइल था। यहाँ पर भी अभी जब तक बच्चियाँ एटलीस्ट स्कूल गोइंग नहीं हो जाती तो उसी तरीके से चलना है उसको। लेकिन हमें शुरू दिन से अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि जहाँ तक हम उसको इस्टेब्लिश कर सकें, पावरफुल कर सकें, इंडिपेंडेंट कर सकें, वो हो जाए। क्योंकि यहाँ पर जितने फैमिली मेंबर्स हैं, अगर वो उनको आप इंडिपेंडेंट करते जाते हो, वो एज अ फैमिली आपको खुद ही फ़ायदा होता है इन द लॉन्ग रन। तो मुझे हर चीज़ दो दो करनी है। अब ड्राइविंग टेस्ट की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं खुद भी कर रहा हूँ, साथ मुझे हिना को भी करवानी है, और हिना को साथ में छोटी बच्चियों को भी देखना है, और छोटी बच्चियों को संभालने के लिए कोई नानी दादी पास नहीं है। तो इस जैसे चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। लेकिन बहरहाल लगे हुए हैं और आर मोरल्स आर हाई। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं और आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। इतना ही कर सकते हैं कि हमारे चैनल्स को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, हमारा कनाडा को भी, और हिना का चैनल है हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स, उसको भी प्लीज़ देखिएगा, क्योंकि हिना बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के रेगुलरली कंटेंट अपलोड करती है और क्वालिटी कंटेंट बनाने की कोशिश करती है। चलिए अब आज का थोड़ा सा आपके साथ मैं डेली व्लॉग शेयर करता हूँ। अच्छा, ये देखें, आज सीढ़ियों के ऊपर शेड लग रहा है। शुक्र है फाइनली ये काम हो गया। शेड एक दफ़ा लग जाएगा तो ये एक बड़ी मुसीबत तो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि सीढ़ियों पर से बर्फ़ साफ़ करना काफ़ी मुश्किल होता था। बंदा साइड पर कहीं राइट लेफ़्ट नहीं फेंक सकता, एक एक लोड उठाकर ऊपर जाकर फेंक कर डंप करके दोबारा नीचे से आके कलेक्ट करके फिर ऊपर जाकर डंप करना पड़ता था। तो ये अब टॉप से भी साइड से भी पूरी हर तरह से लग रहा है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ हो गई है एक। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये टीवी की ब्रैकेट्स लगवा रहा हूँ। टीवी भी वन टाइम एक्सपेंस में पहले मेंशन करना भूल गया। 500 का टीवी आया और इंस्टॉलेशन के $50 अलग पे करने पड़े।
اور یہی نہیں بلکہ پاکستان میں تو بریکٹس ٹی وی کے ساتھ ہی آ جاتی ہے. یہاں پر بریکٹس مجھے سیپریٹلی $70 کی خریدنی پڑی, یعنی 570 کا ٹی وی ود بریکٹس پڑا اور $50 اس کے انسٹالیشن چارجز کے ساتھ. ٹوٹل ایکسپینس $620 ون ٹائم ایکسپینس آیا ہے. لیکن اب یہ اچھی چیز ہے کیونکہ ایک اس میں بہت سارے چینلز ہیں, ہمیں کچھ بھی انسٹال یا ساتھ میں باکسز یا کنیکشنز لگائے بغیر خالی ہم, کیونکہ یہ اسمارٹ ٹی وی ہے تو یوٹیوب بھی اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. تو بچیاں کافی انگیجڈ رہتی ہیں, ان کو کوشش کرتے ہیں اچھے سے اسلامک کوئی کارٹونز لگا دیں تاکہ وہ کوئی اچھی چیزیں بھی سیکھیں, ساتھ میں وہ انگیجڈ رہیں اور ہم اپنے کام کر سکیں. This is to get it hooked. Yep, that's to put the hook on so you can Oh, okay. attach this quick one too. امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی. کامنٹس میں ماشاءاللہ ضرور لکھ دیجیے گا, یہ بھی بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ نے دنیا کے کس کونے سے دیکھی ہے. آپ سے ملوں گا اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.